हेलो एवरीवन, स्टडी विद रितेश चैनल पे आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करेंगे, जो कि हमेशा आपके आईटीआई पैरामेडिकल परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो में पूरा क्वेश्चन करते हैं सामान्य विज्ञान के, जो जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं और जिनसे आने की संभावना रहती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है। एल्यूमिनियम का अयस्क आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको एल्यूमिनियम का अयस्क चारों ऑप्शन में से चुनना है कि कौन सा है। तो ऑप्शंस पे अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन है लिमोनाइट। देखिए ये एक अयस्क है जो कि आयरन का होता है ना, आयरन का अयस्क होता है। वही बात करें फेरस ऑक्साइड में, फेरस आपको दिख ही रहा है, इसका मतलब ये भी आयरन का जो होता है अयस्क होता है। सिडेराइट भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये भी आयरन का ही अयस्क होता है। और बॉक्साइट जो है हमारा, ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो हम लोग ध्यान से डी ऑप्शन को टिक करेंगे। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है, बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो आयरन के अयस्क हैं, लोहा के अयस्क हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है ना। अगर बल के द्वारा किसी वस्तु पर कार्य किया जाए तो वो किस पे निर्भर करता है। पहला वस्तु के घनत्व पर, दूसरा वस्तु के आकार पर, तीसरा बल के परिमाण पर और चौथा है वस्तु के रंग पर। देखिए जब भी किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो जो वर्क होता है ना, जो कार्य होता है वो उसके वेट पर निर्भर करता है। ठीक है, वेट पर निर्भर करता है। और पृथ्वी से जो है वो तो हम देखते हैं कि जब किसी वस्तु पे हम बल लगाते हैं तो उसका भार कितना है ना, वेट कितना है, ये उस कार्य पर जो है वो निर्भर करता है। कि जब हम किसी चीज़ पर बल लगाते हैं, किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, तो हम कार्य कितना करेंगे वो उसके वेट पर ही निर्भर करता है। कि जितना वेट होगा उसी के अनुसार आप वर्क उस पर कर पाएंगे, उसी के अनुसार उस पर बल जो है वो लगा पाएंगे। तो हमारे सी ऑप्शन में है कि बल के परिमाण पर, परिमाण मतलब कि उसकी मात्रा पर, है ना। बल का आप कितना फोर्स उस पे लगा रहे हैं उसी पे आपको ये कार्य जो है वो निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि शक्ति का एसआई मात्रक है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, और ये कॉमन क्वेश्चन ही आपको कंफ्यूज भी कर देता है। तो जानते हैं कि न्यूटन न्यूटन जो है वो किसका मात्रक है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि न्यूटन जो है वो बल का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, बल का। वही जूल जो है वो ऊर्जा का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है। वहीं किलोग्राम जो है वो आपके भार का मात्रक होता है। और देखिए वाट जो है, वाट आपके शक्ति का मात्रक होता है। याद रखेंगे किसका मात्रक होता है, शक्ति का। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स। किस पे स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है। हम बात करेंगे कि स्थितिज ऊर्जा जब किसी वस्तु में जो है वो संचित रहती है ना, तो उसी को हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। देखिए ये स्थितिज ऊर्जा वस्तु के पृथ्वी से जो उसकी ऊंचाई है उस पर भी निर्भर करती है और उसके द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है। लेकिन हमारे ए ऑप्शन में ऐसा बताया जा रहा है कि नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। वही बात करें कि उसके द्रव्यमान पे ठीक है निर्भर करती है, लेकिन उसकी ऊंचाई पर जो पृथ्वी से है उस पर निर्भर नहीं करती, ये भी बात गलत है। और सी ऑप्शन कहता है कि उसके द्रव्यमान तथा पृथ्वी से उसकी ऊंचाई दोनों पर। देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि किसी भी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसके द्रव्यमान पर तो निर्भर करती ही है, साथ ही साथ पृथ्वी से उसकी ऊंचाई कितनी है, कितने हाइट पे है वो उस पे भी डिपेंड करती है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाता है।
आगे बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो कह रहा है कि किस अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है ना। अब लौह धातु की अधिकतम मात्रा, आपके सामने चारों ऑप्शन ये लौह अयस्क ही हैं और उसमें आपको लोहे की अधिकतम मात्रा बतानी है। देखिए, हम एक एक करके सब में लोहा की मात्रा जानते हैं। तो हमारा जो हेमाटाइट अयस्क है ना, इसका फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है, Fe2O3 होता है। और इसमें जो आपके आयरन की मात्रा होती है सबसे अधिक होती है, जो कि 70% तक होती है ना। मतलब 60 से 70% तक इसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है। वहीं मैग्नेटाइट की बात करते हैं तो मैग्नेटाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O4। ये फॉर्मूला जो है आपको याद कर लेना है, क्योंकि इससे हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं। तो Fe2O4 होता है और इसमें जो आयरन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, तो देखिए अप टू 60% होती है, मतलब 60% तक होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये 50 to 60% तक ये होती है इसमें। वही सिडराइट की बात करते हैं तो ये क्या है कि इसका फॉर्मूला FeCO3 होता है और इसमें जो आयरन का प्रतिशत होता है वो आपका अप टू 50% तक होता है ना। मतलब कि आप 40 to 50 कह सकते हैं कि इसमें जो है आपका आयरन की मात्रा पाई जाती है। वही लिमोनाइट जो है वो क्या हो जाता है, उसका फॉर्मूला FeOOH H2O होता है, ठीक है, H2O होता है। अब इसमें जो मात्रा पाई जाती है आयरन की सबसे कम पाई जाती है, मतलब कि 40% से नीचे पाई जाती है, 10 से 40% तक पाई जाती है, 10 से 40% तक। तो आपके सामने है आंसर, क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, हेमेटाइट हो जाएगा। याद रखिएगा, हेमेटाइट जो अयस्क है उसमें सबसे ज़्यादा लौह धातु पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हियाकुटेक क्या है ना। हियाकुटेक क्या है, अजीब लग रहा होगा नाम सुन के, लेकिन आप लोग जान लेंगे कि ये एक धूमकेतु है ना। धूमकेतु जो कि आपको 75 वर्षों, लगभग 75-76 वर्षों में एक बार दिखाई देते हैं। याद रखिएगा, धूमकेतु है ये, उसका नामकरण किया गया है, जो कि दिखाई कब दिया था, तो 1996 में दिखाई पड़ा था ये धूमकेतु। धूमकेतु जो होते हैं वो लगभग 75 या 76 सालों में किसी देश से देखे जा सकते हैं। ये दिमाग में बात टॉपिक रखनी चाहिए। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। और ये जो है इसका नामकरण किया गया है ना। इस धूमकेतु का नाम रखा गया है, जो पुच्छल तारा होता है उसका नाम रखा गया है हियाकुटेक। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान होगा। देखिए, ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यहाँ पे स्केल का हमेशा ध्यान रखेंगे, है ना, कि किस स्केल पे हमारा जो है वो तापमान शरीर का पूछा जा रहा है, क्योंकि अलग अलग स्केल पे अलग अलग हमारा तापमान होता है और वो ऑप्शन में भी आपको मिल जाते हैं। तो सेल्सियस स्केल में है, तो हम देखते हैं कि सेल्सियस स्केल में सबको पता है कि 36.9 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा शरीर का सामान्य तापमान होता है। अगर इससे रिलेटेड आपसे केल्विन स्केल या फिर जो हम अपने थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट स्केल में मापते हैं बुखार को, तब हम देखते हैं कि सामान्य तापमान हम उसमें कितना रखते हैं और उससे कितना अधिक है हमारे शरीर का तापमान, उन दोनों को मिलाते हैं। तो अगर हमारा जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसमें 98.6, मतलब लगभग लगभग हम लोग कहते हैं कि 98 जो डिग्री फ़ारेनहाइट है वो हमारा शरीर का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है। तो ये याद रखिएगा कि फ़ारेनहाइट स्केल में आपका जो तापमान होता है शरीर का वो सामान्य होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। वही अगर केल्विन स्केल से आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि केल्विन स्केल पे आपके शरीर का तापमान कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, लगभग 309 होता है। तो हम लोग इसको पूरा 310 केल्विन के जानते हैं, ठीक है। तो 310 केल्विन आप याद रखेंगे कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। चलिए
आगे बढ़ते हैं तो हमारा ऑप्शन इसमें सी हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ये मेरे बताने लायक क्वेश्चन है नहीं है, ये आप लोग खुद ही बता दोगे, है ना। कमेंट बॉक्स में ये आप लोग खुद ही कमेंट कीजिए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, क्योंकि ये बहुत ही इजी है और रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हमेशा आपके परीक्षाओं में, जनरल नॉलेज में या फिर जनरल साइंस में ये क्वेश्चन आता है। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कहता है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है। तो ये तो बहुत ही इजी है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, जिनको अगर पूरे तरीके से नाम पे वो नहीं फोकस करते हैं तो बहुत लोग इसमें गलत आंसर लगा के चले आते हैं। तो चलिए सबका परसेंटेज हम लिख देते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन का जो परसेंट होता है वो 78% लगभग होता है ना, 77 पॉइंट कुछ होता है, जिसको हम लोग लगभग में 78% बोलते हैं। वहीं ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो हमारे हवा में पाया जाता है उसकी मात्रा 20 दशमलव समथिंग होती है, जिसको हम लोग लगभग में 21% मानते हैं। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो लगभग आपका 0.03% होती है। और जो हमारे अन्य गैसें हैं, है ना, जिसमें कि आपके सभी गैसें, हाइड्रोजन वगैरह जितनी भी गैसें हैं वो सारी आ जाती हैं, वो आपका 0.9% है। तो अन्य गैसों में बहुत सारी गैसें आ जाती हैं। तो इनका परसेंट देख के अब आप आंसर इसका कर सकते हैं कि हवा में जिस गैस की अधिक मात्रा है वो कौन सा है, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन है। और दूसरे नंबर पे आपका ऑक्सीजन है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे वर्णांधता शब्द से सबसे पहले हम लोग मतलब जानेंगे कि क्या है। ये वर्णांधता जो है आपको इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, कलर ब्लाइंडनेस, है ना। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि आप रंगों में पहचान नहीं कर पाएंगे, है ना। आप डिफरेंट कलर के शेड्स में, रंगों में जल्दी पहचान नहीं कर पाएंगे, आपको दिक्कत आएगी। तो ये दिक्कत जो है वो अधिकतर पुरुषों में ही पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो चलिए हम ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं। वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं। ये तो कोई हमारा साइंटिफिक रीज़न नहीं होता है कि अधिक मानसिक तनाव से हम वर्णांधता के शिकार हो जाएं, कलर ब्लाइंडनेस के शिकार हो जाएं। वहीं दूसरा ऑप्शन कहता है कि वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं। ये तो बिल्कुल ही आपको खुद से ही सोच के लगेगा कि ऐसा नहीं होता है, घर से बाहर तो अब औरतें भी रहती हैं, है ना। इनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। चलिए ये हमारा एक साइंटिफिक रीज़न है, एक हमारा विज्ञान की तरफ से आया हुआ एक रीज़न हो सकता है कि जो हमारे पुरुष होते हैं उनमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है, ये सही है। स्त्रियों में देखिए आपका एक्स और एक्स, है ना, दोनों एक्स ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और पुरुषों में जो पाया जाता है वो एक्स और वाई क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसके कारण से ये वर्णांधता से जल्दी ही पीड़ित हो जाते हैं और अधिकतर पुरुष ही वर्णांधता से पीड़ित होते हैं। तो सी हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे कि जो मच्छर भगाने वाली दवाएं हैं या फिर जू मारने वाली, है ना, जू भगाने वाली या फिर खटमल भगाने वाली, तो उसमें जो केमिकल, है ना, यूज होता है वो कौन सा है, जो एक्टिव केमिकल के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में जो एलेथ्रीन है ना, एलेथ्रीन है आपका। दूसरा ऑप्शन है एट्रोपिन, तीसरा है 2 आइसो प्रोपॉक्सीफिनाइल, और डी ऑप्शन है बेंजीन हेक्साक्लोरोफिन। तो आप जो है इसका सही आंसर बता सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, एलेथ्रीन होगा,
है ना। एलेथ्रिन याद रखिएगा, ये जनरल साइंस के क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है। तो एलेथ्रिन ही मच्छर भगाने, जू को भगाने या फिर खटमल आदि के भगाने के दवाओं में केमिकल के रूप में यूज़ किया जाता है। इसका सूत्र भी मैं लिख देती हूँ, क्या होता है, C19H26 और O3 होता है इसका सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारी जल वह होता है, आप लोग जानते हो कि हैवी वाटर बार बार आपकी परीक्षा में आता है ना। हैवी वाटर, तो हैवी वाटर क्या होता है, तो इसका सूत्र तो होता है जैसे कि H2O हमारे नॉर्मल वाटर का होता है ना, नॉर्मल वाटर का होता है सूत्र, फॉर्मूला। वही हैवी वाटर का जो होता है वो D2O होता है ना। ये फॉर्मूला भी आपके क्वेश्चन में बार बार पूछता है, तो D2O होता है। अब हम देख रहे हैं H2O की जगह D2O का हमने इस्तेमाल किया और उसका नाम हो जाता है हैवी वाटर। यहाँ पे इसका रीज़न वह है कि ऐसा क्यों होता है, भारी जल में D2O हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं लिखने में। तो ये ऑप्शन नंबर सी में आपका सही है कि जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। कहने का मतलब ये जो हाइड्रोजन है इसका स्थान इसका ही आइसोटोप जो होता है ड्यूटेरियम होता है, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। दोनों का भार जो है वो समान होता है और ये लोग इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो एक ही होती है, इसीलिए यह हाइड्रोजन का जो है वो स्थान ले लेता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 13, परमाणु नाभिक के अव्यय हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे न्यूक्लियस के, वे कौन कौन से हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा जो है एक परमाणु है ना, ये परमाणु है और इसके न्यूक्लियस की बात कही जा रही है जो कि बीच में पाया जाता है। तो इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है कि इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके सेल्स में घूमते रहते हैं, कक्षा में जो है वो घूमते रहते हैं। तो न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही मिलते हैं, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। ध्यान रखेंगे कि अगर आपको सिर्फ परमाणु का अव्यय पूछ देता, ठीक है, नाभिक ना के परमाणु के अव्यय जब पूछता तो आप डी ऑप्शन को टिक करते, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, परमाणु के जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं। हमारा जो है नाभिक के अवयव जो होते हैं सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करता है कि 20 वर्ष की आयु कहने का मतलब क्या हुआ कि आप एक वयस्क व्यक्ति हो गए हैं, है ना। 18 के बाद आप एक वयस्क व्यक्ति हो गए हैं और आपके शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है। तो हम जानते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं तब हमारे जो शरीर में हड्डियों की संख्या होती है वो 300 होती है। 300 हड्डियों की संख्या हमारे शरीर में मौजूद होती है और ये घटते घटते जब हम वयस्क होते हैं तो ये कुल 300 से कितनी हो जाती हैं, तो 206 बच जाती हैं, है ना। जब हमारी मृत्यु होती है उसके तक हम 206 या फिर उससे भी कम हड्डियां हमारे शरीर में बच जाती हैं। तो यहाँ पे आपसे सवाल में जो है वो लगभग पूछा गया है ना, अप्रॉक्सीमेटली पूछा गया है। तो आप बता सकते हो कि जब लगभग लगा दिया गया है तो हम बी ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा इधर उधर है, यहाँ पे सी होना चाहिए और यहाँ पे बी होना चाहिए। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। क्या हो जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नांकित पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक ही एलिमेंट से बना हुआ कौन सा ऐसा पदार्थ है। तो बात करते हैं सभी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे देखिए बालू पहला ऑप्शन है। बालू जो होता है
वो आपके छोटे-छोटे चट्टानों के अलग-अलग टुकड़ों से बनता है ना? इसमें बहुत सारे अलग-अलग कंपोनेंट मौजूद होते हैं, मिट्टी मौजूद होती है और अलग-अलग चट्टानों के जो है वो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, अवयव मौजूद होते हैं। तो बालू जो है हमारा ये नहीं हो सकता है। वहीं बात करें काँच की, है ना? काँच जो है वो आपका कैसे बनता है? तो काँच हमारे रेत से बनाया जाता है। रेत से बनाया जाता है, फिर उसमें चूना वगैरह मिलाया जाता है। फिर आप क्या कहते हैं सोडा ऐश भी मिलाया जाता है। बहुत सारी अवयव को इसमें मिलाया जाता है जिससे आपका काँच बनता है। तो ये भी हमारा नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए हीरा है ना? हीरा आप लोग जानते हो कि कार्बन का ही एक अपरूप होता है। कार्बन का ही एक अपरूप होता है। तो हीरा जो है हमारे सिर्फ कार्बन के अणुओं से ही बना है। किससे बना है? कार्बन के ही अणुओं से बना है। तो एक ही तत्व से बना हुआ जो पदार्थ है वो हमारा हीरा हो जाता है। वहीं पानी पे बात करते हैं तो पानी देखिए, पानी को बनने में हाइड्रोजन लगता है और ऑक्सीजन लगता है ना? तो दो तरीके के एलिमेंट हमारे पानी को बनाने में लगते हैं। तो हमारा डी भी ऑप्शन नहीं होता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विज्ञान दिवस मनाया जाता है ना? विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो सबको पता है कि सीवी रमन ने जो रमन इफेक्ट की खोज की थी, ठीक है, उसी की याद में बनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखेंगे, इसमें जो वैज्ञानिक का नाम भी कभी कभार पूछता है आपसे कि, है ना, जो रमन इफेक्ट इन्होंने दिया था फिजिक्स के क्षेत्र में, उसी की याद में ये जो साइंस डे मनाया जाता है वो 28 फरवरी को, ये रमन इफेक्ट की खोज किए थे उसी की याद में मनाया जाता है। अब देखिए रमन सीवी रमन जो थे इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। भौतिकी के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो ये बात भी याद रखेंगे, अक्सर क्वेश्चन आते रहता है जो कि 1930 में मिला था। ईयर में भी कंफ्यूज लोग हो जाते हैं। रमन इफेक्ट इन्होंने 1928 में दिया था और इनको नोबेल प्राइज जो मिला था वो 1930 में मिला था। तो 28 फरवरी को चूंकि रमन इफेक्ट दिया था, इसीलिए ये साइंस डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है ना? अब ये पूरे तरीके से लिखा हुआ है तो कुछ लोग इसको समझ भी नहीं पाएंगे। चलिए मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ इसको, NASA, है ना? N फॉर नेशनल, A फॉर एरोनॉटिक, S फॉर स्पेस और A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। नासा जो है वो स्थित है, या फिर इसका मुख्यालय भी ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चंस में। तो क्या हो जाएगा? आप सबको पता है कि ये यूएसए में मौजूद है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मौजूद है। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? यूएसए। आप कह सकते हो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नासा जो है वो स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पाथ फाइंडर उतरा था। पूछ रहा है पाथ फाइंडर उतरा था। तो पाथ फाइंडर के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये है क्या, है ना? पाथ फाइंडर क्या है? ये पाथ फाइंडर एक अंतरिक्ष यान है। क्या है? अंतरिक्ष यान है। अंतरिक्ष यान है। और ये कहाँ पे उतरा था? तो मंगल ग्रह पे उतरा था। याद रखिएगा कि ये एक अंतरिक्ष यान है जो कि मंगल ग्रह पे उतरा था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। ये अंतरिक्ष यान कहाँ का था पाथफाइंडर, ये आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और फिर मुझे बाद में भी आप कमेंट कर सकते हैं इसके बारे में कि ये जो पाथफाइंडर था वो अंतरिक्ष यान जो था वो कहाँ का था, है ना? इसका नाम था ये पाथफाइंडर। चलिए तो ऐसे ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन के साथ फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।